हाँ हाय फ्रेंड्स, चंद्रशेखर स्टूड के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। हम रामजीत यादव। आज हम मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। मूल अधिकार होता क्या है, जो हमें संविधान में और पीईटी अन्य परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन अधिक से अधिक बनते हैं। तो मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, मतलब मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए, तो उसके जीवन के लिए, ठीक है, उसके जीवन के लिए मूलभूत अपरिहार्य होने का कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। सामान्यतः व्यक्ति के इन अधिकारों को ही राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, और सबसे पहले मूल अधिकार जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में कहा गया मूल अधिकार को मूल अधिकार। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रांस में भी मूल अधिकार के विरोध मतलब मूल अधिकार के हस्तक्षेप में लुई 16वें को फांसी दे दी गई थी फ्रांस में। और भारत में जो मूल अधिकार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से भारत में जो मूल अधिकार है वो लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार में है। भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकार है हमारे। ठीक है, अब चल रहे हैं हम अनुच्छेद पे 12 से 35 तक। तो ये याद रखिएगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सबसे पहले मूल अधिकार का नाम कहाँ आया था? सबसे पहले मूल अधिकार सर्वप्रथम विकास हुआ ब्रिटेन में। किसको मूल अधिकार के मतलब विरोध में फांसी दे दी गई थी? मूल अधिकार में फांसी दी गई तो लुई 16वें को। ठीक है, ये याद रखिए। और हम चल रहे हैं अनुच्छेद 12 पे। अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। केवल अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकार को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, इस पे ये होता है कि संविधान का कोई भी अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। यह अनुच्छेद 13 कहता है, इनका पूरा न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद अब चल रहा है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है। विधि के समक्ष समता है हमारी, मतलब विधि का मतलब न्यायालय के प्रति हम सब समान रूप से हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं है, न कोई धनवान कोई गरीब है। ठीक है, न कोई मूल जाति वंश या किसी की मतलब विभेद नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है मूल वंश, धर्म, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। मतलब इनके आधार पर कोई किसी के बीच में भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक, अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता। ये लोक नियोजन के विषय है। ठीक है, इसकी समता सबको समान रूप से दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 17, जिसमें अनुच्छेद 17 सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक बार परीक्षाओं में आ चुका है। इसमें अस्पृश्यता का अंत है, मतलब छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का अंत करता है। ठीक है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, मतलब हम कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। यदि उपाधि हम ग्रहण करते हैं तो उसको हमारे सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, तो हम उपाधि को ले सकते हैं। उससे उपाधि कोई मिलती नहीं, उपाधि का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 में। ठीक है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद नेक्स्ट पे चल रहा है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 कहता है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक मतलब हम तब बोल सकते हैं। अनुच्छेद 19 कहता है क्या हम कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं। ठीक है,
इसमें कह रहा है कि हम बोल सकते हैं, हम कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं, कोई भी अपराध हो रहा है उसके प्रति हम बोल सकते हैं कोई, लेकिन हम जो बोलते हैं, ठीक है, वह किसी को आहत न देने वाला हो, ठीक है, वह किसी को आहत न पहुंचाने वाला हो। जिस तरह हम शांतिपूर्ण तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद कहता है 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के लिए संरक्षण। यदि कोई अपराध कर दिया जाता है या तो कोई अपराधी है तो उसको दोष सिद्ध के लिए संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 प्रकार के संरक्षण है अनुच्छेद 20 के तहत। एक कार्योत्तर विधि के से संरक्षण, जिसको 20(1) में रखा गया है। दोहरे दंड से संरक्षण अनुच्छेद 20(2) में रखा गया है। और आत्म अभिभंसन से संरक्षण, इसको प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन कहते हैं। तो पहला है जो 20(a) है, 20(1) अनुच्छेद है। 20(1) में कहा गया है कि यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। मतलब जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक उसे हम अपराधी नहीं कर सकते हैं केवल लगाने से, ठीक है। अनुच्छेद 20(2) कहता है 20(2) कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, ये 20(2) कहता है। जबकि 20(3) कहता है कि आत्म अभिभंसन के सिद्धांत से संबंधित है। इसके अनुसार किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यदि व्यक्ति स्वेच्छा से साक्ष्य देता है तो वह वर्जित नहीं है, ठीक है। अब अनुच्छेद 23 में चल रहे हैं, 21 में, ये अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जब तक उसके लिए को उसे विधिक उपबंध न हो, ठीक है। अनुच्छेद 21 क कहता है, 21 के क में शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ दिया गया है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार में 21 क में जोड़ दिया गया है। अब ये शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरह 21(1) जो है शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, ठीक है। इसके बाद हम चल रहे हैं 22 में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण है। देखिए एक बार इसमें है, शिक्षा का जो अधिकार है यह 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 86 संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है, ठीक है, 2002 द्वारा 21 को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 2002 में कब बनाया गया? 2002 में 86वां संविधान संशोधन को 21 क में जोड़ करके इसके अंतर्गत 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा, ठीक है। और ये जो 22 है अनुच्छेद, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है।
इसमें ये कह रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 22। इसमें अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति के प्राणोद 21 में कह रहा है किसी व्यक्ति के प्राणोदय स्वतंत्रता का संरक्षण करेगा, ये बात है। फिर विधि द्वारा स्थापित जो है प्रक्रिया है उसके अनुसार चलेंगे। 22 में ये कहा गया कि जो स्वतंत्रताएं उपलब्ध हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसका विरोध करता है यह। यदि कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है कोई, तो गिरफ्तारी का कारण जानने का उसका अधिकार होता है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, और वह अपनी रुचि से विधि व्यवसायी मतलब किसी वकील को या अधिवक्ता से परामर्श या बचाव का अधिकार कर सकता है, और उसे 24 घंटे के अंदर किसी सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कर सकते हैं, ठीक है। यह अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है, ठीक है। अनुच्छेद 22 हो गया। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम पर प्रतिषेध। मानव के, जैसे अनुच्छेद 23 कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार मतलब मानव का व्यापार नहीं किया सकता, ठीक है। इसके अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार जो है 23-24 में प्रदत्त किया गया है। 23 में कह रहा है मानव दुर्व्यापार बालात या का प्रतिषेध करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दोनों हैं, मानव दुर्व्यापार और कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिषेध। पहले में 23 में कह रहा है कि जो मानव दुर्व्यवहार है या बालात श्रम है इनका प्रतिषेध किया गया है। बच्चों को श्रम नहीं करवाना चाहिए, इसमें ये कहा गया है। इसमें कहा गया कि मानव का दुर्व्यापार या बेगार, बेगार का मतलब बधुआ मजदूर बना करके नहीं रख सकते हैं आप, यह अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक है। यह अपराध की श्रेणी में आएगा बधुआ मजदूर बनाकर रखेंगे तो। मानव दुर्व्यापार का अर्थ होता है अत्यंत व्यापक या न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्वाचित मानव दुर्व्यापार या बेगार शब्द से शामिल किया गया है। जैसे दास प्रथा थी, दास प्रथा थी, ये बेगार था। बेगार या बालाश्रम था, मनुष्यों का वस्तु की भांति क्रय विक्रय करना भी इसी के अंतर रहेगा, अनुच्छेद 23 के अंतर आएगा। स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार करना है, बधुआ मजदूरी कराना, ये सब बालाश्रम के अंतर्गत आएंगे। 24वां अनुच्छेद है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बालक के बारे में है यह कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक कारखानों या खानों में या अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन में निषेध है, मतलब नहीं कार्य कर सकता है वो, अनुच्छेद 24 कहता है। अनुच्छेद 25 कह रहा है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण मतलब, अंतःकरण का मतलब अपने अंदर जो है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर किसी यह स्वतंत्र है कि वो अपने धर्म या अबाध रूप से मनाने का के लिए स्वतंत्र, आचरण करने के लिए स्वतंत्र है, प्रचार करने का अधिकार है उसको कि वो अपने धर्म का प्रचार करेगा, ठीक है। मतलब किसी धर्म को मनाने का स्वतंत्रता किससे मिली है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है, ठीक है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें अनुच्छेद 25 एक कहता है कि राज्य निम्न आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का पर विधि द्वारा निर्बाध या आरोपित कर सकता है, जैसे लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, ठीक है। अनुच्छेद 25(2) में है कि धार्मिक स्वतंत्रता के होते हुए भी राज्य निम्नलिखित संबंधों में विधि का निर्माण कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आते हैं धार्मिक कार्यों में के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्य, यदि कोई धार्मिक कार्य है तो उसका हम प्रबंधन कर सकते हैं, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत कहा गया है। इससे हम पूजा का प्रयोजन कर सकते हैं, पंडाल बैठा सकते हैं या अन्य धार्मिक कोई उपबंध कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में। जैसे करों के समुदाय के बारे में, जैसे किसी धर्म के प्रति या मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा कोई बनाने के लिए या धर्म का प्रचार करने के लिए हम चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत है। ठीक है, उस पर कोई शुल्क, सेवा शुल्क या कोई टैक्स नहीं लगाया सकता है। ठीक है, जो हम कर वसूलेंगे, मतलब जो चंदा वसूलेंगे। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। जैसे कुछ शिक्षण संस्थानों में से धार्मिक उपासना कर सकते हैं, जैसे कुछ क्रिश्चियनों का कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, मदरसा है। ठीक है, इसमें की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 28 के अंतर्गत है। अब अनुच्छेद 29 के अंतर्गत है, ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद महत्वपूर्ण है आपके लिए। अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन करता है? अनुच्छेद 29 करता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, ठीक है, इनको बनाए रखने के लिए वो अपना कुछ कार्य कर सकते हैं। इसमें ऐसे अनेक आदिवासी जनजातियां बसती हैं जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा है, लिपि है, संस्कृति है। वो अपनी इस भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखते हैं, बनाए रखने के लिए स्वतंत्र हैं। शिक्षण संस्थानों में भी अपनी इन भाषा, लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, मूल वंश का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग। अपने अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 31 क में कुछ विधियों में प्रविधि है। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की प्रवृत्ति है अनुच्छेद 31 क में। अनुच्छेद 31 ख में कुछ अधिनियम और विनियमों का अधिविन्यास विमान्यकरण है। ठीक है, और अनुच्छेद 30 ग में है कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने की विधियां हैं। ठीक है, अब है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने या उपांतरण करने या संसद की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 33 में कहा गया है। अनुच्छेद 32 में 3 कहा गया, 3 बातें कही गई हैं कि अनुच्छेद 32 में 4 खंड बनाए गए हैं। मतलब मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय को निम्नलिखित 5 प्रकार की रेट जारी करने की शक्ति दी गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या अधिकार पृष्ठा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या होता है? शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, दूसरी बात है, दूसरा परमादेश का मतलब होता है कि उच्च न्यायालय का आदेश होता है, इसे हम परमादेश कहते हैं। ठीक, उत्प्रेक्षा क्या होता है? पूर्णतया सूचित किए जाए या रिट डिवीजन अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा न्यायिक व अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले न्यायिक निकायों को विरुद्ध जारी किया जाए। ठीक है, इस तरह अनुच्छेद 34 ये हो गया, 33 हो गया। ठीक है, 34 के अंतर्गत जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन किया जाता है। जैसे भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि को लागू होना है तो उस समय आपके अधिकार जो है कम किए जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद की विधि बनाने की शक्ति है। इस भाग के ऊपर नोट है, संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, संसद विधि बना सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 16, 32 और 33, 34 के अंतर्गत विविध विषयों भाग 3 के अधीन घोषित अपराध हेतु दंड विधि विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को और किसी को नहीं है। ठीक है, इस तरह आप लोगों को मूल संविधान
मौलिक ये जो अधिकार है ये बताने का हमने बताए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।